मैं अकेली बैठी धूप सेक रही हूँ। माँ की कई बातें याद आ रही हैं। माँ को अपने पास रहने के लिए लेकर आई थी। माँ अकेली घर में रहती थी। हमें उनकी चिंता लगी रहती थी, पर माँ अपना घर छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। एक बार जब वे ज़्यादा बीमार पड़ी तो मैं इलाज का बहाना बनाकर उन्हें अपने घर ले आई। पर पूरे रास्ते माँ हमसे बोलती आई, हमें क्यों ले जा रही हो? क्या मैं अपनी जड़ से अलग होकर तुम्हारे यहाँ चैन व सुकून से रह पाऊंगी? किसी पेड़ को अपनी जड़ से अलग होने पर पनपते देखा है? मैं अपने घर से अलग होकर चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। मैं उन्हें समझाती, माँ तुम किस जमाने की बात कर रही हो? अब वो जमाना नहीं रहा। अब लड़की की शादी कहाँ से होती है? और वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है कहाँ है? देश की तो बात ही छोड़ो, लोग अपनी जीविका के लिए विदेश जाकर रह रहे हैं। माँ कोई नहीं जानता कि कब कहाँ किसकी मौत होगी। घर में कोई नहीं है, तुम अकेले वहाँ रहती हो। हम लोग तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। यहाँ मेरे बच्चों के साथ आराम से रहोगी। बच्चों के साथ तुम्हारा मन भी लगेगा। कुछ दिनों तक तो माँ ठीक से रही, पर जैसे ही तबीयत ठीक हुई, घर जाने के लिए परेशान हो गई। जब भी मैं उनके पास बैठती तो वे अपनी पुरानी सोच की बातें लेकर शुरू हो जाती। हालांकि मैं अपनी तरफ से वे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती जो मैं दे सकती थी, पर उनका मन अपने ही घर में अटका रहता। आज फिर जैसे ही मैं उनके पास गई तो कहने लगी, सुनो सुनैना, मुझे घर ले चलो। मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मेरा मन वहीं के लिए बेचैन रहता है। मेरी सारी यादें उसी घर से जुड़ी हैं। और देखो, मेरा संदूक भी वही है जिसमें मेरी काफी चीजें रखी हैं। उन सब से मेरी यादें जुड़ी हैं। मेरी माँ का, मेरी नानी के बारे में मोतियों वाला बटुआ उसी में है। उसमें तुम लोगों की छोटी छोटी बालियां और पायल जो तुम्हारी नानी ने दी थी रखी है। तुम्हारे बाबूजी की दी हुई साड़ी जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर सबसे छिपा कर दी थी उसी संदूक में रखी है। उसे कभी कभी ही पहनती हूँ। सोचा था कि मरने से पहले तुझे दूंगी। मैं थोड़ा झल्लाती हुई कहती, माँ अब उन चीजों को रख कर क्या करना? आज जब उन्हीं की उम्र के करीबी पहुंची हूँ तो माँ की कही ये सारी बातें सार्थक लग रही हैं। आज जब मायके से मिला पलंग किसी को देने या हटाने की बात होती है तो मैं अंदर से दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं उन चीजों से अलग नहीं होना चाहती। उस पलंग के साथ मेरी कितनी सुखद स्मृतियां जुड़ी हैं। मैं शादी करके जब ससुराल आई तो कमरे का फर्श हाल में ही बना था, इसलिए फर्श गीला था। जल्दी जल्दी पलंग बिछाकर उस पर गद्दा डालकर उसी पर सोई थी। आज भी जब उस पलंग को देखती हूँ या छूती हूँ तो वे सारी पुरानी यादें आने लगती हैं। मैं फिर से वही 17-18 साल की लड़की बन जाती हूँ। लगता है अभी अभी डोली से उतरी हूँ। वह लाल साड़ी में लिपटी सिकुड़ी सकुचाई हुई पलंग पर बैठी हूँ। खिड़की में पर्दा भी नहीं लग पाया था। चांदनी रात थी, चांद पूरे शबाब पर था और मैं कमरे में पलक पर बैठी चांदनी रात का मजा ले रही हूँ। कहा जाता है कभी कभी अतीत में खो जाना भी अच्छा लगता है। सुखद स्मृतियां जोश से भर देती हैं। उम्र के तीसरे पड़ाव में भी युवा होने का एहसास करा जाती हैं। पुरानी यादें हमें नए जोश उमंग से भर देती हैं। नब्ज तेज चलने लगती हैं और हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस बीच का समय कब गुजर गया। मैं बीच बीच में गांव जाती रहती हूँ। अब तो वह घर बंटवारे में देवरानी जी को मिल गया है, पर मैं जाती हूँ तो उसी घर में रहती हूँ। सोने के लिए वह कमरा नहीं मिलता क्योंकि उसमें बहू बेटियां सोती हैं। मैं बरामदे में सोती हुई यही सोचती हूँ कि काश उसी कमरे में सोने को मिलता जहाँ मैं पहले सोती थी। कितनी सुखद स्मृतियां जुड़ी हैं उस कमरे से, मैं बयान नहीं कर सकती।
ससुराल की पहली रात, देवरों के साथ खेल खेलने, नंदों के साथ मस्ती करने तक सारी यादें ताजा हो जाती हैं। अब हमें भी एहसास हो रहा है कि एक उम्र होने पर पुरानी चीजों से मुंह हो जाता है। जब मैं घर से पटना रहने आई तो मायके में मिला पलंग भी साथ लेकर आई थी। बाद में नए नए डिजाइन के फर्नीचर बनवाए पर उन्हें हटा न सकी और इस तरह सामान बढ़ता चला गया। पुरानी चीजों से स्टोर रूम भरता गया। बच्चे बड़े हो गए और पढ़ लिख कर सबने अपने अपने घर बसा लिए, पर मैं उनके खिलौने, छोटे छोटे कपड़े, अपने हाथों से बुने हुए स्वेटर, मोजे और टोपियां सहेज कर रखे हुए हैं। जब भी अलमारी खोलती हूँ और उन चीजों को छूती हूँ तो पुराने ख्यालों में डूब जाती हूँ। लगता है कि कल ही की तो बातें हैं। आज भी राम, श्याम और राधा उतनी ही छोटी हैं और जब उन्हें सीने से लगा लेती हूँ तो पुरानी चीजें दोस्तों की तरह, बच्चों की तरह बातें करने लगती हैं और मैं उनमें खो जाती हूँ। वो सारी चीजें जो मुझे बेहद पसंद है, जैसे माँ बाबूजी, सासू माँ, ससुर जी व दोस्तों द्वारा मिले तोहफे भी। सोने चांदी और आभूषणों की तो बात ही छोड़िए, माँ की दी हुई कांच की प्लेट भी मैं अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रखी हुई हूँ। माँ का मोती वाला कान का फूल और माला भी, हालांकि वह असली मोती नहीं है, शीशे वाला मोती है, पर उसकी चमक अभी भी तक बरकरार है। माँ बताती थी कि उनको मेरी नानी ने दी थी। मैंने उन्हें संभाल कर रखा हुआ है कि नानी की एकमात्र निशानी है और इसलिए भी कि पुरानी चीजों की क्वालिटी कितनी बढ़िया होती है। आज भी माला पहनती हूँ तो किसी को पता नहीं चलता कि इतनी पुरानी है। वो सारी स्मृतियाँ एक अलमारी में संग्रहित है, जिसे मैं हर दिवाली में झाड़ पोंछ कर फिर से रख देती हूँ। राधा के पापा कहते हैं अब तो इन चीजों को बांट दो, पर मुझसे नहीं हो पाता। मैं भी माँ जैसे ही सब कुछ सहेज कर रखती हूँ। उस समय में माँ की कई बातें वह उनकी भावनाएं नहीं समझ पाती थी। अब मेरे बच्चे जब मेरे अपने साथ रहने को बुलाते हैं तो हमें अपना घर, जिसे मैं अपनी आंखों के सामने एक एक ईंट जोड़कर बनवाया है, को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। अगर जाती भी हूँ तो मन घर से ही जुड़ा रहता है। पौधे जिन्हें मैंने वर्षों से लगा रखा है, उनमें बच्चों जैसा ध्यान लगा रहता है। इसी तरह और भी कितनी ही बेहतरीन यादें सुख दुख के क्षणों के साक्षी हैं, जिन्हें अपने से अलग करना बहुत कठिन है। अब समझ में नहीं आता कि कितनी गलत थी मैं। मेरी शादी गांव में हुई। पति के ट्रांसफरेबल जॉब के चलते इधर उधर बहुत जगह इनके साथ रही। सो अब जब से पटना में घर बनाया और रहने लगी तो अब कहीं रहने का मन नहीं होता। जब मुझे इतना मोह व लगाव है तो माँ बेचारी तो शादी कर जिस घर में आई, उस घर की एक कमरे की होकर रह गई। तो वे कभी बाबूजी के साथ भी रहने नहीं गई थी। इधर आकर सिर्फ घूमने के लिए ही घर से बाहर गई थी। पहले लोग बेटी के यहाँ भी नहीं जाते थे, सो वे कभी मेरे यहाँ भी नहीं आई थी। घर से बाहर पहली बार रह रही थी। ऐसे में उनका मन कैसे लगता। आज उनकी सारी बातों को सोचकर दुख हो रहा है कि मैं माँ की भावनाओं की कद्र नहीं कर पाई। क्षमा करना माँ, कुछ बातें एक उम्र के बाद ही समझ में आती हैं।